हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं आज 42th। ठीक है, प्रीलिम्स में जो आया है वो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है ना मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते रहता है और आया हुआ है। तो ये नौमा मंडल में क्या है, सोम का वर्णन है। नौमा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। 60वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि नौमा मंडल में सोम है। ठीक है, सो नो इस तरह से याद रख सकते हो। दशराग युद्ध में सातवें मंडल में दशराग युद्ध है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। तो 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था वो परुष्णी नदी के किनारे। भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों के मध्य दशराग युद्ध परुष्णी नदी, जिसका आधुनिक नाम अभी रावी है। तो ये भी ध्यान देना है, कभी कभी मिलाने के लिए आता है। ठीक है, के किनारे लड़ा गया था जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय बाद पूर्वों और भारत के मध्य मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो ध्यान देना है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य कहा जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें शायद 34 या 35 क्वेश्चन है, देखते हैं कितना है। आइए इसको देखते हैं। गुप्त युग में भूमि की राजस्व दर क्या था। उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो ये ऑप्शन बी है, छठा भाग। गुप्त युगीन स्मृतियों के अनुसार राजा अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले उपज का छठा भाग पाने का अधिकारी था। इसे भाग कहा जाता था, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। इसके अतिरिक्त भोग, उग्ध, अप्रिकर आदि कर भी गुप्त काल में लिया जाता था। प्रजा को यह सुविधा थी कि वह कर को नगद को हिरण्य बोलते हैं अथवा अनाज मय में चुकाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी, ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में, ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में, ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी में। तो ऑप्शन बी होगा, ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल 545 से 412 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी, जो वर्तमान समय में राजगीर कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है कनिष्क। तो पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी। उसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। तो ये तो जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विख्यात था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा हेतु प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने शिक्षा प्राप्त की थी। इसकी स्थापना पाल वंशीय शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था। पिपलीवन, वैशाली, कुंडग्राम, विक्रमशिला।
तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो था, ये ऑप्शन होगा कुंडग्राम में था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था और निर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तवाकत नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अलवरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियादुन बरनी। तो तवाकत नासरी का लेखक जो था मिनहाज उस सिराज था। तवाकत नासरी तो मिनहाज उस सिराज। करा अलवरूनी ने तहकीकात हिंद, बरनी ने फतवा जहांदरी एवं तारीखी फिरोजशाही की रचना की। मिनहाज उस सिराज ने तवाकत नासरी नामक पुस्तक की रचना की। तो फिर से देखते हैं, अलवरूनी ने तहकीकात हिंद, बरनी ने फतवा जहांदरी एवं तारीख के फिरोजशाही दोनों की रचना बरनी ने किया। अलबरूनी ने तहकीकात हिंद और मिनहाज उस सिराज ने तवाकत नासरी नामक पुस्तक की रचना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1310 से 11 में के प्रारंभ में किया गया। इसमें कुरान की आयतों को आकर्षक ढंग से लिखा गया है। इस मस्जिद में बनी एक गुंबद में पहली बार विशुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। इस दरवाजे की साज सज्जा में बौद्ध तत्वों का मिश्रण का आभास होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर ने। तो हुमायूं नामा की रचना जो किया था गुलबदन बेगम ने। बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। इसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो करवाया था वो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इस किले के भीतर मोतीलाल, हीरा महल, नहर-ए-बहिश्त, शीश महल आदि इमारतें थीं। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्लेस, टिप्पू सुल्तान, नंदराज। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो किया था वो टिप्पू सुल्तान के साथ। तो टिप्पू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टिप्पू को अपना आधा राज्य तथा युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये देने पड़े। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद कहा था, हमने अपने शत्रुओं को प्रभावी ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो ये हुआ। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, लाहौर, मुंबई, पुणे। तो ये हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, ये भी ध्यान देना है, पूछा जाता है, में आयोजित हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 38 प्रतिनिधि मुंबई महाप्रांत से, 21 सदस्य मद्रास से, 3 बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश तथा अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मेष चंद्र बनर्जी ने किया था, जबकि संस्थापक A.O. ह्यूम सचिव थे। ठीक है, तो ध्यान देना है, मुंबई में स्कूल को याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, मुंबई में ही। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब किस राज्य से कितना लिया ये ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, बट अध्यक्ष तो मेष चंद्र बनर्जी और सचिव या संस्थापक सचिव हो गए A.O. ह्यूम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लिटन, लॉर्ड मिंटो। तो 1905 में बंगाल विभाजन जो किया था ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हो गया। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे।
तो ये हमेशा पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्थापन ही बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को कमजोर करना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। उसके अन्य नाटक हैं नवीन, तपिस्वनी, लीलावती और जमाई वनरिक। तो नील कृषकों पर नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और भी पुस्तक इनका है नवीन, तपिस्वनी, लीलावती और जमाई वनरिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा, चंपारण, बारदोली या बड़ौदा? तो ध्यान देना है चंपारण में, और ये हमेशा पूछा जाता है। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस के पश्चात गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन का नेतृत्व 1917 में किया। वे चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर यहाँ आए थे, क्योंकि चंपारण के किसानों को अंग्रेज द्वारा संचालित 3 कट्ठे प्रथा के तहत 1 बीघे जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ऑप्शन ए होगा अरुणा आसफ अली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद अरुणा आसफ अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1958 में वो दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई उनके योगदान के लिए। 1964 ईस्वी में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, एनी बेसेंट ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क, ध्यान देना है, लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। तो एक तरह से ये जो स्थापना भी हुआ था तो अंग्रेज की सहायता से ही हुआ था। ठीक है, ऊपर भी मिला। तो देखिए एक ही आधुनिक से एक ही टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, और हर साल ऐसे रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत का वायसराय का नाम बताइए। तो ऊपर देखिए हमने पढ़ा था डिस्कशन में, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के प्रमुख सूत्रधार थे। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हो गया। उस समय बंगाल प्रांत में बिहार, उड़ीसा सम्मिलित था। कर्जन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्थापन ही बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को कमजोर करना था। कहीं हम दोबारा तो नहीं पढ़ रहे हैं? चलिए इसे तो दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं। आइए 2 एक ही साथ देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वेणुगोपाल मिश्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने। तो वंदे मातरम गीत लिखा था तो ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध काती आनंद मठ से अवतरित है। ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। आइए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। वर्ष बताना है आपको, 1919 में, 1929 में, 1939 या 42 में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1929 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की संस्थापक नेताओं में एक थे। तो ये भगत सिंह। ठीक है, अक्टूबर 1924 ईस्वी में भगत सिंह व चंद्रशेखर, ऑप्शन में तो है नहीं, आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भगाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना था। 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कर दिया गया। आइए देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक से। आइए इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा है, देख लेते हैं। यह वक्तव्य उन्होंने 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में दिया था। इसी अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी के बीच समझौता हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष है 1945, 1947, 1940, 1946। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1940। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में। कर यह प्रस्ताव 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए या छूतों के लिए। तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के द्वारा हरिजनों व छूतों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसको समाप्त करने के लिए गांधी जी के अनशन के कारण हिंदू और हरिजन नेताओं में समझौता हुआ और इसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति दे दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया। करा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और भारत में परिसंघ की स्थापना कर दी गई। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुलीन वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी सी आर दास ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ साहा ने। तो ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जन सामान्य हेतु होना चाहिए, न केवल कुलीन एवं अजात्य वर्ग को के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था किस वर्ष? 1970 में, 1971 में, 1930 में, 1942 में। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 1942 में। 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को और 18 फरवरी 1946 को। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा, तो ये 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे जापान और जर्मनी, ठीक है, जापान और जर्मनी की तत्कालीन सरकारों ने मान्यता प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान देना है, जापान और जर्मनी ने इसको क्या था, अप्रूव किया था, मान्यता दिया था। आप देखते हैं। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसका भारत छोड़ो आंदोलन संबंध, ठीक है ना, इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है। तो चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से तो संबंधित थे बट चंपारण आंदोलन से नहीं थे। ऊपर वाले तीनों थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेवी कृपलानी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद थे। अच्छा ठीक है, बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद थे। 1936 में स्थापित, ये भी पूछा जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा थे। स्वामी सहजानंद को किसान प्राण भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जाता है। तो ये आपका रहा 42वीं BPSC प्रीलिम्स का हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।